हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, यानी जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ईएनटी डिसऑर्डर का। ईएनटी डिसऑर्डर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसका टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। यानी टॉन्सिलाइटिस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉन्सिलाइटिस में दो वर्ड हैं, एक है टॉन्सिल, एक है लाइटिस। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम पूरा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड कवर करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा आपको नोट्स फ्री में मिलने वाला, उसके बारे में भी लास्ट में आपको हम बताएंगे। तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? तो टॉन्सिलाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है टॉन्सिल, दूसरा है लाइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और टॉन्सिल एक ओरल कैविटी का पार्ट है। तो टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल ओरल कैविटी का पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है ओरल कैविटी को माइक्रोब्स से, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। आपके जो ओरल कैविटी होता है उस पूरे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी माइक्रोब जो होते हैं उनसे आपकी सुरक्षा करता है। ठीक, तो टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पायलेटिन टॉन्सिल, यानी पायलेटिन टॉन्सिल यानी या टॉन्सिल, जो भी आप पायलेटिन टॉन्सिल भी लिख सकते हैं या टॉन्सिल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल होता है। ठीक, इट अक्योर व्हेन इम्यूनिटी इज लो, जब आपका ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है टॉन्सिल, तो अगर आपका इम्यूनिटी लो रहेगा तो ये सही से वर्क नहीं कर पाएगा, और इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाएगा, और जब माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाएगा तो आपका इम्यूनिटी लो होने की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देखिए, ये आपका टॉन्सिल है, ठीक है, नॉर्मल टॉन्सिल आपका है। जब आपका ये टॉन्सिल जो होता है पूरे माइक्रोब्स जो आपके मुंह से जाते हैं, यानी जो ओरल से आपके माइक्रोब्स एंटर करते हैं आपके ओरल में, तो इनसे प्रोटेक्शन करता है। ठीक, उनको किल करके आपका प्रोटेक्शन करता है आपके ओरल कैविटी का। लेकिन जब उनको किल नहीं कर पाएगा माइक्रोब्स, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है, तो इसमें माइक्रोब्स अटैक करेंगे और इसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे, यानी यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। जब इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसी को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। देखिए, ये नॉर्मल टॉन्सिल है, इसमें देखिए इतना इन्फ्लामेशन है, इसमें देखिए वाइट स्पॉट आ गए हैं, सोर थ्रॉट हो गया है, और ये टॉन्सिलाइटिस के कारण ही होता है। ये टॉन्सिलाइटिस में ऐसा हो जाता है, वाइट स्पॉट आ जाते हैं और सोर थ्रॉट हो जाता है। ठीक, तो यही होता है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो आपके जो टॉन्सिल होते हैं माइक्रोब से लड़ नहीं पाते हैं, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक, और ये सडन ऑनसेट होता है, यानी ये अचानक से, आपको जैसे धीरे धीरे नहीं लगेगा कि कुछ डिजीज होते हैं ना जो धीरे धीरे पता लगता है कि हाँ होगा, लेकिन ये अचानक से आपका इन्फ्लामेशन काज हो जाएगा, पेन होने लगेगा, और भी अदर सिम्टम्स अभी साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे क्या क्या दिखने लगेगा। ठीक, अब टाइप्स क्या होते हैं? तो दो टाइप्स का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक, तो एक्यूट में क्या होता है? सडन ऑनसेट होता है। ठीक, वायरस हो गया, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और जब ये लो इम्यूनिटी रहेगी, लो इम्यून रहेगा, तब भी आपका हो सकता है। ठीक, और ये क्रोनिक जो होता है लेस कॉमन है, ये ज़्यादा कॉमन है, एक्यूट होता है और क्रोनिक लेस कॉमन है, कम होता है। ठीक, और रिकरेंट सोर थ्रॉट, यानी बार बार आपके सोर थ्रॉट हो रहा है, गले में खराश हो रही है, फेरेंजाइटिस हो रहा है, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रिपीट अटैक हो रहा है एक्यूट का। ठीक, जब रिपीट अटैक होगा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का, तो उससे भी आपका क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ठीक, बात आता है, देखिए टॉन्सिलाइटिस का आपको इमेज दिखाई चुके हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? वाइट स्पॉट हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सोर थ्रॉट भी हो जाता है। ठीक, इसके बाद ईटियोलॉजी देखिए, ईटियोलॉजी में क्या होता है? तो मेन दो तरीके के ईटियोलॉजी होते हैं, एक वायरस और एक बैक्टीरिया, और ये तभी आपको अटैक कर पाएंगे, तभी टॉन्सिलाइटिस होगा जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। ठीक, तो वायरस में मेनली क्या होता है? इसमें एस्टीन बार वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये दो कॉमन वायरस हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जिससे कि आपको टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन काज करते हैं। ठीक, और इसमें आपका पस फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बैक्टीरिया से हो रहा है, जो कि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये दो तरीके के आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि काज कराते हैं, और इसमें पस होगा। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि वायरस से हुआ है कि बैक्टीरिया से हुआ? तो इसके लिए अगर आपका पस फॉर्मेशन हुआ है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया से हुआ, अगर पस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मतलब वायरस से आपका इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक, और ये जो आपका स्प्रेड है, ये स्नीजिंग यानी आपके छींकने से और कफिंग से भी, यानी खांसने और छींकने दोनों से आपका ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो आपका ईटियोलॉजी क्लियर हो गया ना? ईटियोलॉजी में दो है, वायरस और बैक्टीरिया। अगर आपका पस फॉर्मेशन हुआ तो मतलब बैक्टीरिया से हुआ, नहीं हुआ अगर पस फॉर्मेशन तो मतलब कि आपका वायरस से हुआ है। ठीक, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी किस किस चीज़? रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है? इन चीज़ों से आपका चांसेज बढ़ जाते हैं कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ठीक, तो चाइल्डहुड भी, ठीक, यानी बच्चों को ज़्यादा हो सकता है। ठीक,
रिकरेंट राइनाइटिस और साइनोसाइटिस, यानी साइनोसाइटिस और रिनाइटिस अगर आपको हो रहा है बार बार तो इससे भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी लो है तो उससे भी हो सकता है। क्रोनिक एडेनोटाइटिस और फेरेंजाइटिस, यानी आपको फेरेंजाइटिस क्रोनिक हो रहा है तो उससे भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कुछ लोगों को होता है ना कि इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि जब गर्मी से ठंडी आती है, बरसात से ठंडी आती है, ठंडी से गर्मी आती है, तो उसमें भी कुछ लोगों को हो सकता है। ठीक, डस्ट से हो सकता है। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी, ईटियोलॉजी। रिस्क फैक्टर में आपको समझ में आ गया ना, रिस्क फैक्टर और ईटियोलॉजी सेम ही है। देखिए यहाँ पे हमने ईटियोलॉजी के बारे में भी बात कर लिया था कि आपको वायरस बैक्टीरिया से हो सकता है, या और यहाँ पे भी हमने ईटियोलॉजी के बारे में बात कर लिया था कि ईटियोलॉजी। इतने रिस्क फैक्टर हैं, इतने चीज़ों के संपर्क में आएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टॉन्सिलाइटिस होने का। ठीक, इसके बाद में हम आगे चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी टॉन्सिलाइटिस क्या होने वाली है, तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी वायरस या बैक्टीरिया तो आपके संपर्क में आ रहे हैं तो उसके बाद क्या होने वाला है, तो जो वायरस और बैक्टीरिया हो रीच्ड टू टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिलाइटिस तक पहुँचेंगे। जो आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो उस पर वो अटैक करेंगे और इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स, और जिससे आपका इन्फ्लामेशन होगा एंड टॉन्सिलाइटिस, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे जिससे इन्फ्लामेशन होगा और रिलीज होगा केमिकल मेडिएटर, और वहाँ पे केमिकल मेडिएटर रिलीज होंगे जिससे आपका दिखेगा स्वेलिंग दिखेगा, पेन होगा, ईचिंग होगा और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इसके बाद हो जाएगा। ठीक, और यही बार बार होता रहेगा तो आपका क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में चेंजेस हो जाएंगे। और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक इस पे क्या क्या करवाएंगे, तो कोई भी डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में डायग्नोस्टिक करवाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, हिस्ट्री में पूछेंगे कि कब से आपको ये प्रॉब्लम है, कब से स्टार्ट हुआ, अचानक स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ, सोर थ्रॉट था कि नहीं था, रिनाइटिस वगैरह पूछेंगे, कब से उनको सर्दी जुकाम तो नहीं थी बार बार में, ये सारी चीज़ें उनको पूछेंगे। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका टार्च जला के उनके गले का एग्जामिनेशन करेंगे तो इन्फ्लामेशन आपको दिख जाएगा। जो वाइट स्पॉट हम आपको दिखाए थे, यहाँ पे देखिए इमेज में आपको वाइट स्पॉट दिखाए थे ना, ये देखिए वाइट स्पॉट आपको दिख सकता है जब आप देखेंगे सही से। ठीक, इसके बाद में CBC कराएंगे, अगर इन्फेक्शन रहेगा तो उसमें WBC बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक, इसके बाद थ्रोट स्वैब कल्चर करवाएंगे। थ्रोट स्वैब कल्चर करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपको वायरस से हुआ कि बैक्टीरिया से हुआ। पास फॉर्मेशन से तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें स्पेशल पता चल जाएगा किस वायरस या किस बैक्टीरिया से हुआ है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके बाद क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम। ठीक, तो आप लोग यही वर्ड यूज करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इससे प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है और इससे एग्जामिनर भी प्रभावित होता है आपके एग्जाम में। ठीक, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, जाहिर सी बात है, इन्फ्लामेशन होगा, सोर थ्रॉट होगा। ठीक, सोर थ्रॉट मतलब गले में खराश होगी, डिस्पेजिया होगा, यानी डिस्पेजिया का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए। ओडिनोफेजिया यानी आपको पेन होगा सोले में, यानी आप जब कोई भी चीज़ घूटेंगे, यानी जब आपके गले से नीचे जाएगा, खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, जब आप नीचे से घूटेंगे यानी जब अंदर जाएगा आपके गले से तो वहाँ पे आपको पेन होगा। ठीक, इसके बाद ये वाइट पैचेस आपको दिखेंगे, वाइट पैचेस आपको दिखा दिए गए। लिम्फ नोड में टेंडरनेस होगा। ठीक, लिम्फ नोड में टेंडरनेस होगा, ये होगा एक्यूट का। और क्रोनिक में क्या होगा, यही सारे सिम्टम जो आपको यहाँ पे बताएं, फीवर, सिर थ्रॉट, डिस्पेजिया, ओडेनोफेजिया, ये सब सारे सिम्टम सीवियर हो जाएंगे। और परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, आपको लगातार डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके बाद में बैड ब्रीथिंग होगा और टॉन्सिल स्टोन भी हो सकता है, लास्ट स्टेज में बैड ब्रीथ भी हो सकता है। ठीक, ब्रीथ आपको होगा और लास्ट स्टेज में आपको टॉन्सिल स्टोन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, अदर देन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी फार्मेकोलॉजिकल दवाई के अलावा आप क्या दे सकते हैं, वही आता है मेडिकल मैनेजमेंट में। कुछ लोग मेडिकल मैनेजमेंट और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट एक समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी अगर उसको ज़रूरत है। उसके बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। हाइड्रेशन, प्लेंटी आप फ्लूइड देंगे। ठीक, उसके बाद में वार्म सलाइन गार्गल्स, यानी गलारा करेंगे। गार्गल्स करते हैं ना, नमक पानी गर्म करके नमक डाल के, तो उसका गलारा करेंगे, गार्गल्स करेंगे। ठीक, लिक्विड डाइट उसको देंगे। ठीक, या सेमी सॉलिड खा सकता है तो सेमी सॉलिड देंगे। ठीक, इरिटेंट्स को अवॉइड करेंगे, जिससे उसको इरिटेशन होता है उसको अवॉइड करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, बेड रेस्ट, हाइड्रेशन, गार्गल्स, डाइट और इरिटेंट्स को अवॉइड करेंगे। इतना मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसको दवाई क्या देंगे, तो एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि उसको इन्फेक्शन है, या एंटीवायरल जिससे दिक्कत होगा उसको देंगे। ठीक, एंटीबायोटिक देंगे तो इसमें क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। इन दवाइयों के बारे में हम फार्मेकोलॉजी के लेक्चर में
सब कवर करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इसके बाद एंटीपायरेटिक भी देंगे, क्योंकि उसको अगर बुखार है तो एंटीपायरेटिक भी देंगे। एंटीवायरल में एसाइक्लोविर भी दे सकते हैं, और भी अदर एंटीवायरल के नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो है टॉन्सिलेक्टॉमी, जिसमें रिमूव कर दिया जाता है आपके टॉन्सिल को। तो ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, ये नॉर्मल टॉन्सिल है, ठीक। ये आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वैसा टॉन्सिल हो जाता है, ठीक। अब इसमें रिमूव होने के बाद कैसा दिखेगा, देखिए जब आपका टॉन्सिलेक्टॉमी कर दिया जाता है तो ऐसा दिखता है। ये देखिए, दोनों में मैच कीजिए। ये ऐसा दिखता है नॉर्मल वाला, इन्फ्लामेशन के बाद ऐसा दिखता है, और रिमूव करने के बाद में ऐसा दिखता है। दिख रहा है ना आपको? अच्छे से देख लीजिए इसको, ऐसे दिखेगा टॉन्सिलेक्टॉमी के बाद में, ठीक। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या करेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट वही करेंगे जो मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर ने आपको लिख दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको O2 देना है, लेकिन देना किसको है, वो हमें देना है, ठीक। तो यानी नर्सेज को देना रहता है, ठीक। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, आप उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, उसको O2 थेरेपी देंगे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक। उसको डाइट उसका सही करेंगे, लिक्विड डाइट पर रखेंगे। उसका जो भी मेडिकल मैनेजमेंट में आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर ये तो प्रिस्क्राइब करके चला गया, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट आपको करना। हाइड्रेशन उसका मेंटेन रखना है, वार्म सलाइन से उसको गार्गल्स करने के लिए बोलना है, लिक्विड डाइट उसको देना है, इरिटेंट से उसको अवॉइड करवाना है, ठीक। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाएंगे आप, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, तो हाइपरथर्मिया, यानी आपको बुखार हो रहा है ना, तो हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो रहा है तभी हो रहा है। इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होगा रिलेटेड टू टॉन्सिलाइटिस, ठीक। इसके बाद एक्यूट पेन रिलेटेड टू टॉन्सिलाइटिस, पेन भी होगा तो टॉन्सिलाइटिस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन ले, जब आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, घुटने में कोई भी चीज़ सोलो करने में दिक्कत होगी, ठीक। जब घुटने में या सोलो करने में दिक्कत होगी तो उससे उसका बैलेंस या न्यूट्रिशन भी डिसबैलेंस होगा, जिसके आपका टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। यानी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड, जिसका तो रिक्वायर्ड उतना नहीं ले पा रहा है, तो टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, एक्यूट है तो उससे क्रोनिक हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये ईयर डिसऑर्डर है, ठीक। इसको मिडिल ईयर का डिसऑर्डर है, इसको ईयर वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, एब्सिस का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो टॉन्सिलर एब्सिस में जो होता है, टॉन्सिल के अराउंड पस का फॉर्मेशन हो जाता है। एब्सिस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, तो वो टॉन्सिल के अराउंड में, जो आपका टॉन्सिल होता है उसके अराउंड में पस फॉर्मेशन हो जाता है जब वायरल से इन्फेक्शन होता है। जैसे आपने ईटियोलॉजी में बात किया ना, वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो उससे पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो ये आपका सारा पूरा हो गया टॉन्सिल पूरा लेक्चर। इसमें हमने कवर किया, इसके डिफिनेशन को कवर कर लिया है। इसके बाद टाइप्स क्या होते हैं, ईटियोलॉजी क्या होने वाली है, इमेज में भी हमने देख लिया कि कैसे होता है। ईटियोलॉजी में दो तरीके से, वायरल और बैक्टीरियल, और ये मेनली तभी होता है, वायरस और बैक्टीरिया तो हमें हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन तभी होता है जब आपका इम्यून सिस्टम लो रहेगा। रिस्क फैक्टर भी देख लिया, रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी देखिए, जब ईटियोलॉजिकल फैक्टर हो वो पहुँचेगा आपका टॉन्सिल तक पहुँचेगा, वो इनिशिएट करेगा इम्यून रिस्पांस के लिए, ठीक। तो उसका आपका इम्यून रिस्पांस करेगा, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका इम्यून जो है वो वीक है। इससे इन्फ्लामेशन काज करेगा, जो भी आपका ईटियोलॉजिकल है काज है। उसके बाद वहाँ से केमिकल मेडिएटर रिलीज होंगे जो कि सोयलो करेंगे, पेन होगा, ईचिंग होगा, ठीक। और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी ये हो सकता है अगर बार बार हो तो, ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। और इसका अगर बार बार हुआ तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी नहीं मिल पाएगा, जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर का लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको नर्सिंग शिक्षा क्लास नोट्स नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।